हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार दोबारा से। आइए देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है। अतुलित, आकांक्षा, अनुतेज, देवम, दोहेश्वरी, रोबर्टो रोबर्टो बहुत दिनों बाद आए बेटा। पार्थी, यस। ईशा, वेलकम। शिवम, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अनुतेज, यस, आ जाओ, जुड़ते रहो, ज्वाइन करो, स्टार्ट करते हैं फिर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? मौज में? क्या मेरी मीठी मीठी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा हूँ बेटा, बहुत बढ़िया हूँ बेटा। हाय, कैन वी स्टार्ट या हम वेट करें? हाँ सर, रात में मेरा नेट अच्छे से नहीं चलता, इसलिए कोई बात नहीं बेटा। स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग हर्षिता, यस। आकांक्षा, यस बेटा। तो आइए बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी हम आज क्लास लेट स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए अपने पास में हम सीधा टॉपिक की बात करेंगे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। रोबर्टो, हाँ बेटा, कर लिया मैंने, रिकॉर्डेड कर लिया। अच्छा सर, बट सर रिकॉर्डेड देखा कौन सा रोबोटा? रोबोटो कौन सा बेटा? रोबोटा शर्मा। विश्वन बेटा। अतिथ, वेलकम बेटा। ठीक है, ओके स्टार्ट करें। चलिए, आइए, तो ये बात हमारा हो चुका था। एक और सेक्शन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और ऑलमोस्ट आज हमारे पूरा खत्म हो जाएगा। ओके रोबर्टो, ठीक है। तो आज इस चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं और कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तो मेक एन हेडिंग, हेडिंग बनाते हैं। लिखो बेटा, छोटू सा सेक्शन है, नोट करते हैं उसको। हेडिंग बनाओ, लिखो ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज by certain members, ऑफर ऑफ सिक्योरिटी बाय सर्टेन मेंबर। फिर क्या है इसमें? लिखो बेटा, सेक्शन नंबर 28। प्रिया, गुड इवनिंग बेटा। सेक्शन नंबर 28। आइए चलो चलते हैं, बढ़ते हैं। नोट कीजिए, ये किसकी बात कर रहा है पता आपको? याद करो, शुरुआत में स्टार्टिंग में हम लोगों ने पब्लिक ऑफर में एक पार्ट मेंशन किया था। कौन सा? OFS, याद आया? OFS क्या होता है? OFS, टेल मी टेल मी टेल मी, व्हाट यू मीन बाय OFS? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, एग्जैक्टली, यस, वेरी गुड, यस, सबने रिप्लाई किया। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल, एग्जैक्टली उसी की बात करने वाले हैं। तो उसको लेके सेक्शन नंबर 28 पढ़ लेते हैं। आइए नोट करते हैं। तो पहली बात तो मैं नहीं बता रहा, तो पहले तुम बताओ भैया, OFS करता कौन है? टेल मी। क्या कंपनी करती है? इज इट सो? मेंबर मेंबर कौन से मेंबर? एग्जिस्टिंग मेंबर, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग, शेयर वेरी होल्डर। गुड, बहुत बढ़िया, सबने रिप्लाई किया। आकांक्ष, एग्जिस्टिंग मेंबर, हर्षिता, एग्जैक्टली। तो लिखो, लिखो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, राइट दी वर्ड, बहुत छोटू सा पार्ट है, फिनिश करते हैं इसको। लिखो, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन ऑफर द सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज को ऑफर कर सकते हैं फॉर सेल। कैसे? देखो, बाय वे ऑफ, लोगों ने उन्हें बताया भैया सेक्शन नंबर 28 एप्लीकेबल होगा उनके ऊपर। क्या बोला? बाय वे ऑफ OFS। अगर वो अपनी सिक्योरिटीज को बेचते हैं पब्लिक को, तो उस केस में उन्हें OFS के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो इसमें, लेकिन इसमें दो बातें हैं। कैसे वो भी? OFS में दो बातें लिखो। फर्स्ट वन इज, लिखो इन कंसल्टेशन विद, कंसल्ट करने के बाद, इन कंसल्टेशन विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहला प्रोविजन दिया भैया, BOD से कंसल्ट कर लो पहले। अगर आपको बेचना है तो मैनेजमेंट से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा बेचने से पहले, या फिर और एनी अदर मैनर, और वी कैन से प्रोसीजर प्रेस्क्राइब। तो हमें याद रखना है BOD के थ्रू, या अगर कोई भी और प्रोविजन आएगा, एड ऑन होता है, तो उसके ऊपर अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट वन इज, इसी में लिखो, लिखो द डॉक्यूमेंट which is issued by such existing shareholder। डॉक्यूमेंट इश्यू करेंगे कौन? बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर
फॉर ओएफएस, क्या बोलोगे डॉक्यूमेंट को, बताओ। जो डॉक्यूमेंट ये ओएफएस के थ्रू इशू कर रहे हैं डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं? टेल मी। याद करो। सेल सर, सेल प्रोस्पेक्टस, लेटर। प्रोस्पेक्टस याद आ गया? यस। तो इनको भी जो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टस। तो लिखो shall be deemed as prospectus, क्योंकि बेटे एक वर्ड आएगा हमारे पास में, द वर्ड इज एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्रीज्ड का मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट, नॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपने पास में सिक्योरिटी को इशू करने को लेके इंफॉर्मेशन फिलअप कर रहे हो, डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ब्रीफिंग दे रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपका प्रोस्पेक्टस ही कहलाएगा। और अगर ये याद ना आए तो याद करो अपनी डेफिनेशन प्रोस्पेक्टस की, जिसका मीनिंग था एनी डॉक्यूमेंट which is described and issued as prospectus is termed as prospectus। याद आया? तो वही बात यहां बोली, जो ये लोग सेल करने के लिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको सेल करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को इशू करेंगे, डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा क्या? साक्षात प्रोस्पेक्टस। और जब वर्ड प्रोस्पेक्टस लग गया तो उसको क्या बोलते हैं? लिखो एंड सच प्रोस्पेक्टस। जब प्रोस्पेक्टस बोलोगे तो उसके प्रोविजन भी एप्लीकेबल होंगे नहीं होंगे? हाँ कांशा बेटा, इसके बाद वही लिखवाने वाला हूं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग लिखवाने वाला हूं इसके बाद में। नहीं बेटा, लेट तुम नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? देखो सच प्रोस्पेक्टस shall contain all the provision like other prospectus, जैसे बाकी प्रोस्पेक्टस होते हैं लाइक शेल्फ और रेड हेरिंग, वैसे ही ये भी सारे प्रोविजन को इंक्लूड करके चलेगा अगर इशू कर दिया गया है तो। याद रहेगी दो बातें, दो ही बातें लिखी। पहली बात हमने क्या लिखी भाई, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सिक्योरिटीज को ओएफएस के थ्रू कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। वो भी कैसे? ओनली जब या तो उन्होंने बीओडी से कंसल्ट किया या भी जो भी मैनर लॉ प्रिस्क्राइब करेगा उसके अकॉर्डिंग। दूसरा बोला डॉक्यूमेंट वो लोग इशू करेंगे, डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा और प्रोस्पेक्टस में वो सारे प्रोविजन फॉलो होंगे जो नॉर्मली प्रोस्पेक्टस के लिए फॉलो हो किए जाते हैं। दैट्स इट, क्लियर है? ओके, थर्ड लिखो, राइट द थर्ड वन, लास्ट वाला लिखो, इसका लास्ट पार्ट है, बस इतना ही था। हाँ इतना ही है बेटा। लिखो नेक्स्ट, लिखो तो सही, लिखो सच कंपनी, नो सच शेयर होल्डर, कौन से वाले? एग्जिस्टिंग, शैल रिम्बर्स, इतना काफी नहीं है, शैल रिम्बर्स, दैट इज कंपनसेट करना पड़ेगा। लास्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो बेटा, देख लो। नहीं सर, हाँ बोल। सर ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये जो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, तो हमने अपने प्रोस्पेक्टस के वक्त पढ़ाया था ना कि प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ गलती या इमटेरियल या कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर छूट जाता है तो उसके लिए कंपनी को या उसके जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हुए उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। दैट इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट बेटा, अतुलित, दैट इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट। एंड ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, एब्रिज्ड बोलते हैं इसको बेटा, लिखवाऊंगा मीनिंग उसका। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होता है तो कौन लायबल होगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। उसके पेनल्टी अलग होंगे? नहीं, लायबिलिटी वही है उसकी, सिविल लायबिलिटी जाती है उसके अंदर। मतलब वही फ्रॉड, प्रोविजन फॉर फ्रॉड लगता है उस पे भी। एग्जैक्टली, यस। देन ओके सर, आगे आओ। तो देखो सच शेयर होल्डर शैल रिम्बर्स द एक्सपेंसेस टू द कंपनी। इन शेयर होल्डर को कंपनी को वो एक्सपेंस भी पे करने पड़ते हैं, कंपनसेट करने पड़ते हैं। देखो व्हिच आर इनकर्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने जब प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा पहले, कंपनी ने जब सिक्योरिटी इशू की थी पहले, तो उस टाइम पे कंपनी को कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे, तो प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर जो एक्सपेंस बनते हैं उन सिक्योरिटीज के ऊपर, क्योंकि आप वो सिक्योरिटी अब आपके पास नहीं है, यू आर इश्यूइंग द सिक्योरिटी टू अदर पर्सन बाय ओएफएस, बाय इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस। तो लोग कहता है भैया कंपनी को रिम्बर्स करो वो एक्सपेंसेस जो आपके लिए बनते हैं आपकी सिक्योरिटीज के ऊपर। इज इट क्लियर? याद रहेगी ये बात? कंपनी ने कोई खर्चा किया होगा ना, यस किया होगा स्टार्टिंग में,
तो प्रोपोर्शनेटली जितनी सिक्योरिटी तुम इशू कर रहे हो बाय वे ऑफ ओएफएस आपको पे करना पड़ेगा। दैट्स इट, क्लियर हो गया, खत्म। आओ बेटा लिखते हैं लास्ट टॉपिक विद चैप्टर ओवर। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटे हाँ, देखो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, एट द वर्ड टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। अभी हमारे प्यारे बच्चे ने नाम लिया था किसका? शेल्फ और रेड हेरिंग, वही पढ़ने वाले हैं बेटा। इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं वो या तो ऐप पे अब डालने वाला हूं। अभी तक मैं आपको ओपन लेक्चर शेयर कर रहा हूं, दैट इज ओपन मींस अनलिस्टेड वीडियो शेयर कर रहा था आप लोगों को। बट अभी इसके बाद से आफ्टर दिस चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर से हम उन वीडियोस को या तो गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे या एप्लीकेशन के थ्रू आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। द लेक्चर विल नो मोर बी अवेलेबल फॉर पब्लिक, दैट इज ओनली फॉर यू। यस, चले हाँ जी, डन डन डन। आओ तो लिखते हैं। ओके सर, तो लिखो बेटे प्रोस्पेक्टस की टाइप। तो हम पढ़ने वाले हैं मेनली 3 है, अभी 2 पहले मेंशन करेंगे। फर्स्ट लिखो, हेडिंग बनाओ। द फर्स्ट वन इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस। नंबर 2 देखो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, HERRING, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सी लिख लो, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ABRIDGED, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो बेटा ये वाला है, ये वाला पहले वाला। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हाँ कांक्षा बेटा, ठीक है, ओके। तो शेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट रेड हेरिंग, उसके बाद बस जाता है एब्रिज्ड, विच इज वेरी 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 सिंपल। चलो तो लिखना चालू करें। आओ तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं अपना पहला प्रोस्पेक्टस विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बेटे नाम से ही क्लियर है, बना लो तारे सितारे इसके ऊपर, तारे सितारे बनाएंगे हम। शेल्फ, बुक शेल्फ नहीं होती है, क्या होता है? रैक होता है ना, रैक, एक रैक, सेकंड रैक, थर्ड रैक, फोर्थ रैक, इस तरीके से ही आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है। पहले समझो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इसके बारे में बातें बताता हूं। जनरली जब कंपनी को, अब बात सुनना तो बोलने वाला हूं, जनरली जब कंपनी को ऐसा लगता है कि यार मुझे सिक्योरिटी इशू करनी है, और उसे लगता है कि नहीं यार, लेकिन एग्जांपल सुनना ध्यान से, कोई कंपनी अपनी टोटल सिक्योरिटी का अराउंड में बोलता हूं 40% सिक्योरिटी इशू करने वाली है, 40% पार्ट वो पब्लिक के लिए इशू करने वाली है, पब्लिक को इशू करने वाली है। वर्ड प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है इसलिए पब्लिक वर्ड आ गया यहां पर ऑटोमेटिक। तो नॉर्मली क्या होता है, आई एम हैविंग अ सिंगल ऑप्शन कि या तो 40% सिक्योरिटी को एक सिंगल टाइम में इशू कर दूं, एक तरीका। एक क्या होता है कि भैया कंपनी को टाइमली बेस पर, रेगुलर बेसिस पर फंड अवेलेबल होते रहें, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि 40% अगर 100 में से 40% सिक्योरिटी इशू करनी है, उसे सिंगल स्लॉट में इशू ना करके पहले 12%, फिर 10%, फिर 6%, ऐसे करके पार्ट्स में अगर उसे इशू करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? हाँ या ना, टेल मी। हाँ Yes, हाँ sir. हाँ कर सकते हैं। वेरी गुड शुभम, हर्षिता, आकांक्षा, अतुलित, अनुतेज, यस, हर्षिता, प्रतीक्षा, निधि, बोलो बोलो बोलो, यस कर सकते हैं, एग्जैक्टली ईशा, वेरी गुड। तो अगर ऐसा करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा? क्या बार बार नए नए प्रोस्पेक्टस इशू करोगे? क्या हर बार एक नया लेके आओगे कि जितनी बार सिक्योरिटी इशू करोगे उतनी बार प्रोस्पेक्टस इशू करोगे? इज इट सो? नो 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 नो, नहीं करेंगे ना। तो उसी लिए उन्होंने क्या दिया आपको, बोला देखो बेटा गिफ्ट लेके आए आपके लिए, एंड गिफ्ट में क्या लेके आए? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। यस एग्जैक्टली, बस पार्थी, यश। आओ लिखते हैं, शुभम नोट करते हैं। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं जिन्हें पढ़ना चाह रहे हैं। आओ बात कर लेते हैं। सेक्शन बताओ कौन सा है? टेल मी सेक्शन कौन सा है इसका? शुरुआत में स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने, चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखवाया था। बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड रिया, हर्षिता, सेक्शन 31 सर, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, दोहेश्वरी, यस, सेक्शन 31। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लिखो सेक्शन नंबर 31,
एंड व्हाट अबाउट सेक्शन 32? कौन सा है? रेड हेरिंग को लेके, तो मतलब ये वाला सेक्शन 31, ठीक है, नेक्स्ट वाला 32, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट वाला उसका पार्ट। यस, लिखो बेटा, नोट करते हैं। तो लिखते हैं शेल प्रोस्पेक्टस कहते हैं किसे, पहले वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, नोट करो, लिखो। ए प्रोस्पेक्टस in respect of which आज थोड़ी कैमरे की बैटरी कम है, अगर मेरा फेस बीच में चला जाए समझ जाना, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। हाँ मतलब मिस्टर इंडिया कभी भी बन सकते हैं। हाँ, मैं मिस्टर इंडिया बन सकता, आपको स्क्रीन दिखेगी, बाई चांस मैं गायब हो सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? ब्लैक से अच्छा क्लास एंड हो, क्या बेटा अंजलि? तो क्लास एंड हो जाएगी तब? नहीं, क्लास चलती रहेगी, मैं नहीं दिखूंगा सिर्फ। नहीं सर, वेट करना है या फिर लीव करनी है? कुछ नहीं करना, ऐसा दिखेगा, चलेगा? ओके सर। ओके, मैं स्क्रीन लगा दूंगा इसके बाद में फिर, ठीक है? ओके, चलिए देखो, प्रोस्पेक्टस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच, क्या 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 लिखो, सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज ऑफ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, लिखते रहो, इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन, issued for subscription, security और class of security issued for subscription, देखो, in one or more issue, समझाऊंगा, लिखते रहो, समझाऊंगा, in one or more issue, comma, over a certain period of time, which is around 1 year time, because without the issue of any further prospectus, ये मीनिंग है इसका बेटा, नोट कर लो इस मीनिंग। सर तो ये अगर मान लीजिए इशू, मतलब बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए हम शेयर्स मतलब इशू कर सकते हैं, इसका मतलब ये सिक्योरिटी को इशू कर सकते हैं। हाँ, बार बार नहीं करना पड़ेगा, सिंगल स्लॉट के अंदर करना पड़ेगा। हाँ, तो सर ये फर्दर पब्लिक ऑफर कहलाएगा ना? लेकिन नहीं, फर्दर का मतलब होता है एक बार शेल्फ इशू कर दिया, दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं इशू करने के लिए, सिक्योरिटी बेचने के लिए, there's no requirement to issue next a special prospectus again for securities। तो वो तो समझ गया, मतलब सेल्फ प्रोस्पेक्टस में ये है ना कि मान लीजिए जो भी हम एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस अगर इशू कर दिए, तो उसके बीच में हम एक बार नहीं तो वन से मोर बार सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। यस, लेकिन like सर अगर एक बार सिक्योरिटी इशू किए, दूसरी बार सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, तो इसको फर्दर पब्लिक ऑफर बोलेंगे या फिर वो एक ही बार इनिशियल पब्लिक ऑफर में ही आएगा? उसे एफपीओ बोलते हैं बेटा, बोलेंगे तो उसको एफपीओ ही, बट उसके लिए प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, मतलब वो एफपीओ ही बोला जाएगा। यस, एग्जैक्टली। अब एग्जांपल के लिए मान ले कंपनी को इशू करने हैं 80% सिक्योरिटीज, तो बोली मैं तो 20 यहां करूंगी, 30 यहां करूंगी, 50 हो गया, 20 यहां करूंगी, ठीक है, और 10% यहां करूंगी। ये करूंगी मैं एग्जांपल के लिए अप्रैल के अंदर, ये मैं करूंगी जून में, ये करूंगी अक्टूबर में, ये करूंगी दिसंबर में। अब ये हो गया ना, सिक्योरिटी के पार्ट डिवाइड कर दिए उसने। एग्जांपल दैट 80% इज अराउंड 10 लाख सिक्योरिटीज, 10 लाख शेयर, तो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो नॉर्मली क्या होता है, जितनी बार आप सिक्योरिटी इशू करते हो उतनी बार, मतलब पहली बार में ये, सेकंड टाइम में ये, थर्ड टाइम में ये, फोर्थ टाइम में, तो नॉर्मली क्या होता है, जितनी बार कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है उतनी बार उसे एक प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, उतनी बार उसे वो सारी प्रोस्पेक्टस की लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। बट यहां क्या बोला, अगर ऐसा कुछ प्लान पहले से है, यू कैन इशू ए सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर वन टाइम, जो इन सब के लिए एप्लीकेबल है, चारों के लिए एक बार। समझ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ओके, यस सर, क्लियर। ठीक है। तो लिखते आओ,
तो वही हमने मीनिंग लिखा। क्या सर? पढ़ी मीनिंग? हाँ बोल बेटा। सर तो जो वो प्रोस्पेक्टस फर्स्ट टाइम में इशू करेगी, फर्स्ट मतलब आईपीओ के टाइम पे, हाँ तो सारी बातें लिखी होंगी ना कि मतलब इतना इतना परसेंट इस मंथ में इशू करेगी, या उस मतलब फर्दर एफपीओ के बारे में आकांक्षा पूरा लिखा होगा ना। आकांक्षा इसके नीचे एक नाम लिख ले बेटा, एक नाम मेंशन करो। नाम में लिखो बेटा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। जैसे ही खत्म होगा ना, ये सेल्फ खत्म होगा, यू विल गेट योर ऑल आंसर बेटा। नहीं बेटा साहिल, ओनली 1 year, 1 year is the time limit for this shell prospectus, not more than that. अब आकांक्षा जो आपने पूछा है उस बात का रिप्लाई मैं आपको अभी दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से बेटा, और सब सुनेंगे बात को ध्यान से। मैंने शेल्फ के नीचे एक नाम लिखा है, दैट वर्ड इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नॉर्मली होता क्या है बताऊंगा इसके बारे में। जब पहली बार आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, क्योंकि आपको एक सिंगल शॉट में सिक्योरिटी इशू नहीं करनी थी। आप क्या चाह रहे, आप मतलब कंपनी क्या चाह रही थी कि मैं सिक्योरिटी तो इशू करूंगी, मतलब सिक्योरिटीज या क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशू करूंगी, और या एक बार में नहीं, एक से ज्यादा बार में करूंगी, तो एक टाइम पीरियड में करूंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार सेपरेट प्रोस्पेक्टस इशू करूं। तो उस केस में सबसे पहली बार, जिसे बोलते हैं फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम ऑफ पब्लिक ऑफर, द कंपनी शैल इशू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। लेकिन उसके बाद जब भी सिक्योरिटी का नंबर आएगा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, उस टाइम मुझे उसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना नहीं होता, उसे सिर्फ अटैच करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन ओनली। उसे बार बार दोबारा से वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, दोबारा प्रिपेयर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का चार्ट ऐड कर दिया जाएगा हर बार, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आकांक्षा आपकी बात का रिप्लाई मिला आपको बेटा? वही हम पढ़ने वाले हैं। चले सर बोल। नहीं सर, आपने लास्ट चैप्टर में किया था ना एक फ्लो चार्ट जैसा, मतलब अंडरस्टैंडेबल वे में एक्चुअली कैसे मैकेनिज्म होता है, वैसे ही आप इस चैप्टर को, इस प्रोविजन सब होने के बाद शॉर्ट वे में, समराइज्ड वे में आप हाँ बता चार्ट दे सकते हैं। दूंगा। मतलब हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ नहीं, नो इश्यू मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही। मतलब किसमें? चार्ट में ऐसे नहीं, वैसा- इसमें नहीं मिल रहा तेरे को? मतलब शेयर्स। एक बात सुनो सारे बच्चे, जितनी बातें बोलने वाला हूं मैं, याद करो हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था और अब थर्ड पढ़ा है आप लोगों ने, इस चैप्टर में एक पार्ट सुनना, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कहां से कहां तक है इसमें, टेल मी। नहीं तुम रिप्लाई करो, बाकी रिप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं इसके अंदर, कहां से कहां तक? 23 to 40। सेक्शन नंबर 23 to 40. 23 to 42, रिमेंबर। अब सुनना ध्यान से बात, नीत ने मुझे बोला उस बात का रिप्लाई कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है? सुनना ध्यान से। सेक्शंस वाइज मैंने आपके पार्ट को रैंडम लिखवाया, हमने हर एक पार्ट को रैंडम लिखा। हमने ऐसे सीक्वेंस नहीं बनाया कि 23 के बाद 24 लिखा, 24 25 लिखा, ऐसे कभी नहीं किया। जो सेक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उन्हें हमने पहले कवर किया, रिमेंबर। लाइक हमने सेक्शन 42 को पिक किया, 23 को पिक किया, 39 को पिक किया, बाद में 40 को पिक किया। 40 मेन इंपॉर्टेंट था, 40 पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा आने के चांसेस है दोबारा से, रिमेंबर। तो हमने सेक्शन को डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब नीत एक बात सुनना, उस चैप्टर के अंदर जो हमारा चार्ट फॉर्म था वो एक ही के ऊपर था। हम एमओए पढ़ रहे हैं तो एओए पढ़ रहे हैं, उस पूरा पार्ट आपस में एक ही था। यहां पर पार्ट दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइवेट प्लेसमेंट एक अलग चीज है बेटा, ठीक है? और प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग प्रोविजन फ्रॉम 23 to 41 इज सेपरेट। तो अगर हमें चार्ट मेकिंग करनी भी है तो 42 को मिक्स नहीं करेंगे बेटा। अगर मैंने उस चार्ट में इसको डाल दिया तो आपके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन बनेगा। याद करो, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज नाम का टॉपिक प्राइवेट प्लेसमेंट में भी था, और वही टॉपिक हमारे पास में सेक्शन नंबर 39 के अंदर भी था, जो कि प्रोस्पेक्टस वाला था, रिमेंबर। तो अगर हमने एक कॉमन चार्ट में बनाया तो आपको समझ में नहीं आएगा अलॉटमेंट कौन से वाला, रिमेंबर। इसीलिए 42 को मैंने ऑलरेडी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एबीसीडी में डिवाइड कर दिया पहले से, रिमेंबर। और बाकी पार्ट्स के अंदर हमने सीक्वेंस बनाया। एग्जांपल सीखना कैसे है, टेल मी
अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो अब टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के पार्ट में हमारा एक अलग से चार्ट बन गया, लाइक दिस एग्जांपल, लाइक दिस। अरे क्या हो गया तेरे को? देखो, टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो अगर मैं इसे समझाना चाहूँ शॉर्ट के अंदर तो मैं क्या करता? मैं नॉर्मली इसको ऐसे मेंशन करता, मैं बोलता बेटा यहां पर शेल्फ है, ठीक है। मेरा लिखने का तरीका खाली कुछ भी नहीं है बेटा। यहां मैं लिखता बेटा कौन सा? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। क्या करता और तरीका? इसके बाद इसमें लिखता बुलेट पॉइंट्स। जो लाइनें पैराग्राफ में बना रहा हूं उन्हें अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड कर देता तो दैट विल बी चार्ट फॉर्म फॉर यू बेटा। समझ में आया? यस सर। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर हो? क्लैरिटी मिली? तो ज्यादा कुछ होता हाँ, नहीं। हाँ। अगर मैं अपने पार्ट की प्रेजेंटेशन को ऐसे डिवाइड कर दूंगा दैट विल बी चार्ट फॉर्म फॉर यू बेटा, ठीक है। तो ये पार्ट मैं आप पे छोड़ता Okay, हूं कि आप नोट्स बना लो बैठ के एटलीस्ट कम से कम। ओके ओके सर। ठीक है। ओके, इन केस एनी नीड अगर लगा तो दोबारा ऐसे भी लिखवा दो, तो दैट इज इजी फॉर मी, वो मेरे लिए ज्यादा इजी है पॉइंट्स वाला, ठीक है। ओके आगे सर बढ़े। तो Okay, हम भी sir. डायरेक्ट पॉइंट्स लेके आ सकते हैं। क्या बेटा? हाँ, पढ़ने के देखो ये जो चार्ट फॉर्म होती है ना, इसलिए आपको हेल्प करती है प्रिपरेशन करने के लिए। एग्जाम में तो पैराग्राफ फॉर्म यूज करना पड़ेगा ना आपको। लाइक एग्जांपल के लिए अभी मैंने डेफिनेशन लिखी, लेट मी शो यू कैसे करना होता है, दिखाता हूं, दिखा दो ध्यान से। इस डेफिनेशन को मैं बुलेट पॉइंट में डिवाइड करने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। हेडिंग लिख रहा हूं और, देखते रहो खाली, कुछ नहीं करना। हेडिंग बनाया मैंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस। So instead of writing this in paragraph form, I will prepare some bullet point. Number 1, number 2, number 3, number 4. तो फर्स्ट मैंने लाइन पिक की कौन सा? सिक्योरिटीज या क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन। लिखूंगा सिक्योरिटीज ऑफ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन। लाइन नंबर 2 पिक करूंगा, कौन सी? इन वन और मोर इशू, इन वन और, ये याद करने के लिए पैटर्न होता है बेटा, वन और मोर इशू। नेक्स्ट लाइन लिखूंगा कौन सी? ओवर ए सर्टेन पीरियड इट इज इजी टू लर्न, ओवर सर्टेन पीरियड। नेक्स्ट इज विदाउट द इश्यू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। और नेक्स्ट में जब इसकी हेडिंग बनाऊंगा तो लिख दूंगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, उसके प्रोविजन लिख दूंगा ऐसे करके। समझ में आया? तो इट जस्ट ओनली ए पैटर्न टू राइट, प्रेजेंटेशन का पार्ट है खाली। तो एग्जाम में ऐसे करेंगे नहीं तो करना कोई एग्जाम में, तभी तो नहीं लिखवा रहा अतुलित। एग्जाम में ऐसे ही तो नहीं लिखना, ये प्रोविजन याद करने का तरीका हो गया, तभी तो ऐसे लिखवा रहा हूं जो एग्जाम में लिख के आना है, लाइक दिस। ओके सर। नहीं आंसर मिला बेटा तेरी बात का? यस सर। ओके चले आगे बढ़े। तो ये पार्ट था हमारा कौन सा? सर हाँ बोल बेटा। सर जो आपने भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बताया था तो उसमें बताया था कि एफक्यू के टाइम पे हम इंफॉर्मेशन अभी मत दिमाग लगा, लिखवाने वाला हूँ अभी लिखवाऊंगा उस पार्ट को, रुक जा, मत सोच अभी उसके बारे में, सोच ही मत क्या बोलने वाला हूं मैं। अभी सिर्फ ये याद रखो कि क्या तुम्हें डेफिनेशन याद हुई इसकी कि व्हाट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये याद हुआ? आकांक्षा? यस सर। हर्ष? अतुलित? यस। हर्षिता? यस बेटा। ओके, मीनिंग याद हुआ? नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है करना भाई? सिक्योरिटी या क्लास ऑफ सिक्योरिटी, जरूरी थोड़ी कि हमेशा इक्विटी शेयर इशू करने वाली कंपनी हो सकता है कंपनी के पास जो पूरे शेयर हैं उसमें इक्विटी भी प्रेफरेंस भी है, तो क्या बोलोगे उसको? क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। क्या बोलोगे? क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। तो कंपनी इशू करने वाली है, कैसे? एक बार में नहीं, इन वन और मोर इशू, एक या एक से ज्यादा बार के इशू करके, ऑफर करके। थर्ड, ओवर ए सर्टेन पीरियड। क्या बोल रहा है? इसमें जैसे सिक्योरिटी या क्लास ऑफ सिक्योरिटी, इसमें डिबेंचर भी इशू हो जाएगा। यस हो सकता है, एग्जैक्टली यस। कंपनी इज हैविंग डिवेंचर, वो भी ऐड कर देगी उस पार्ट के अंदर पहले से। बस मैं आगे क्या बोल रहा हूँ, है ना? यस सर, क्लियर। मीनिंग क्लियर है? ओके अब लिखते हैं आगे। अभी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की बात नहीं करेंगे हम। आकांक्षा कौन सा बेटा? बोल बोल बोल। फिर मैंने मीनिंग लिखा, डाउट कहां से आ गया? ये पूछ रही थी कि जब आईपीओ के टाइम पे शेल्फ प्रोस्पेक्टस लीक करते हैं तो उसमें एफपीओ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना? आकांक्षा आवाज नहीं है, दोबारा रिपीट करना बेटा। सर मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं आईपीओ के टाइम पे तो उसमें एफपीओ के रिगार्डिंग तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी ना?
नहीं, वो सब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। यस वो आएगी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में आएगी। यस ठीक है, ओके वो सर। मैं जितने sir. मन में ख्याल चल रहे हैं ना तुम्हारे, वो सारा लिखवाने वाला। अभी मुझे लिखने तो दो, मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है, लिख लूं। लिखने के बाद डाउट बोले बच्चे बताना मुझे। चलो मैं भी देखता हूँ, पूरा लिखने के बाद डाउट बचते हैं नहीं बचते तुम्हारे पास। ठीक है ओके चलो, मैंने लिख लिया। आओ, तो मैंने नॉर्मली कुछ नहीं किया, इसी पार्ट को दोबारा लिखा है यहाँ पे। ओके चलो, हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट प्रोविजन लिखो। लिखो प्रोविजन फॉर शेल प्रोस्पेक्टस, प्रोविजन ऑफ शेल प्रोस्पेक्टस। अभी लिखते रहो, लिखते लिखते पूरा तुम्हें समझ में आएगा क्या लिखने वाला हूं। प्रोस्पेक्टस कैन बी अप्लाइड ऑन कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज। अप्लाइड ऑन एनी लिखना, एनी कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या लिखो? लिखो एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। बेटे अगर इसके लिए परमिशन लेनी है तो किससे लोगे परमिशन? अगर कोई कंपनी चाहती है कि मेरी कंपनी लिमिटेड कंपनी एंड वी वांट टू इशू शेयर प्रोस्पेक्टस, तो किससे रिक्वायरमेंट है? एप्लीकेशन मांगनी पड़ेगी आपको, परमिशन सेबी से। सेबी से। यस ठीक है ओके। नेक्स्ट पे आओ, हेडिंग बनाओ, इसी की पार्ट के अंदर लिखो प्रोविजन। द नेक्स्ट हेडिंग इसी का पार्ट है, शेल्फ का ही। तो प्रोविजन फॉर इश्यू, प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। कैसे लिखो? थ्रू, नाम क्या चल रहा है? थ्रू शेल्फ प्रोस्पेक्टस, थ्रू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो फर्स्ट वर्ड लिखते हैं बेटा, फर्स्ट। तो प्रोविजन में पहला प्रोविजन आता है, लिखो ए पार्ट, इसका ए पार्ट बनाओ। और ए में लिखो फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले आपको फाइल करना पड़ेगा। आपको बोले तो कंपनी को, बेटा जब आप वर्ड यूज करते हो समझ लो जिसकी बात कर रहे हैं वो बन जाना। कंपनी बोलो कंपनी, मेंबर बोलो मेंबर, तो आप मतलब यहाँ क्या कंपनी। सबसे पहले कंपनी को फाइल करना। बेटा फाइलिंग कहाँ होती है? कहाँ होती है फाइलिंग? किसको फाइल करते हैं? रजिस्ट्रार में से। वेरी गुड, ROC। आरओसी को करते हैं। एग्जैक्टली लिखो, लिखो एनी कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी, एनी कंपनी और क्लास ऑफ कंपनीज। कौन सी वाली? जो सेम लाइन ऊपर लिखी नीचे आ रही है उठा के। कंपनीज प्रेस्क्राइब्ड बाय, जिसे प्रेस्क्राइब कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, परमिशन दे दी, प्रेस्क्राइब बाय सेबी। क्या करना पड़ेगा उसे? लिखो शेल फाइल द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले तो उसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना के सबमिट करना पड़ेगा। किसको? लिखो टू दी रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। कब? अब लिखो जो आपने पूछा था मुझसे, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। सबसे पहली बार जब आप सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो शेल्फ के अंडर में, तो आपको सबसे पहले शेल्फ तो देना पड़ेगा ना, एक कंप्लीट प्रोस्पेक्टस जिसमें मेंशन होगा कि किस डेट पे कौन सी सिक्योरिटी इशू करोगे, कितनी अमाउंट की सिक्योरिटीज है। मतलब बेसिकली प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, वो सारी बातें पहली बार में आपको आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। और कौन कर सकता है वो पढ़ो, जिसको स्पेबी ने स्पेसिफाई किया वो कर सकता है, वो करेगा। तो ये बन गया फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले तो आप प्रोस्पेक्टस को सबमिट करो, किसको? आरओसी को। इज इट क्लियर? कब करना पड़ता है? कब करना पड़ता है? ओनली एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इश्यू, पहली बार, जिसे आप बोलते हो आईपीओ। ओ क्या बोलते हो? आईपीओ। क्लियर हो गया? तो बेटा याद रखना, पहले इश्यू के बाद जितनी बार भी सिक्योरिटी इशू की जाती है उसे क्या बोलते हो आप लोग? टेल मी। प्रोस्पेक्टस नहीं पूछ रहा, व्हाट वी आर डूइंग, लिसन टू मी। सुनो ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा प्रोस्पेक्टस कितनी बार इशू, मैं बोल रहा हूं सिक्योरिटी इशू करने को। बेटा एफपीओ का मतलब होता है पहली बार सिक्योरिटी इशू कर दी, उसके बाद जितनी बार भी सिक्योरिटी इशू करोगे, नॉट प्रोस्पेक्टस।
सिक्योरिटी इशू करोगे उसे एफपीओ बोलते हैं, हाँ है ना, उसी को तो बोलते हैं ना। मैं ये तो नहीं कह रहा ना प्रोस्पेक्टर जितनी बार इशू करते हैं उसको एफपीओ बोलते हैं, इज इट सो? There are two different words. Prospectus is having a different meaning. Security issue is having a different meaning. Is it clear? तो सिक्योरिटीज को सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम इशू करना एफपीओ कहलाता है। प्रोस्पेक्टस सिर्फ एक बार देना होता है, वो भी कब? स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम पर। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा, यहीं पे तुम्हारा डाउट था। ओके, चले आगे आए। तो क्या बोला भाई, सबसे पहले फाइल कर दो, ये है फर्स्ट प्रोविजन। फाइलिंग क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया। हाँ, तो मैं वही तो बेटे लड्डू के भैया, हम वही सोच रहे थे कि बच्चा बोल रहा है प्रोस्पेक्टस और सिक्योरिटी में कंफ्यूज है। अब आएगी बात आगे, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग बनाओ, हेडिंग नंबर बी, प्रोविजन नंबर बी का पार्ट है इसका। हेडिंग लिखो वैलिडिटी, भाई कितने टाइम पीरियड के लिए। हेडिंग लिखो, यही डाउट तभी था, अभी समझ में आया। नीट, ओके, नीट क्लियर हुआ? तो नीट, देयर टू डिफरेंट पार्ट्स ना बेटा, सिक्योरिटी इज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग एंड प्रोस्पेक्टस इज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, सिक्योरिटी दोबारा इशू करनी है उसको एफपीओ बोलते हैं, रिमेंबर? तो यही बोला, एफपीओ के लिए यहां पर दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता, एक बार करना पड़ता खाली स्टार्टिंग के अंदर। क्लियर हो गया? चलो ओके, डन। मतलब ये बेटा हमारा कौन है, ये आरओसी, ये तुम्हारी कंपनी थी, कंपनी बोली हमारे पास में शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, बोला लेके आ, हमें जमा करा दे, खत्म। पहली बार, ओनली एट द टाइम ऑफ आईपीओ, नॉट आफ्टर दैट। उसके बाद जितनी बार भी सिक्योरिटी इशू करेगी उसे चाहिएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, आईएम चाहिएगा, लिखवाऊंगा अभी। ज्यादा क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पे आओ, हेडिंग बनाओ वैलिडिटी। अभी किसी ने पूछा ना मुझसे कि सर कितने टाइम पीरियड के लिए, टेल मी, कितने टाइम पीरियड के लिए हो सकता है? 1 year. 1 year. 1 year, that means not exceeding 1 year. What we are trying to say, not exceeding 1 year, 2 महीने 3 महीने हो सकता है, but not more than 1 year. Very good बेटा, exactly ईशा, yes बेटा, very good। लिखो, हाँ जी, अतुलित, नीत, आकांक्षा, यस करेक्ट है। चलो आओ लिखते हैं। तो फर्स्ट इज लिखो, द शेल्फ प्रोस्पेक्टस, टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड इंडिकेटेड ऑन शेल्फ प्रोस्पेक्टस does not exceed 1 year। 1 साल से ज्यादा का टाइम नहीं हो सकता। अगर टाइम मेंशन है तो 1 साल से नीचे तक का टाइम ही आप उस पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है? दूसरी बात, तो 1 साल से ऊपर का टाइम पीरियड इस पे मेंशन नहीं होगा। अच्छा, टाइम स्टार्ट कब होगा? टेल मी बताइए, ये 1 साल का टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड मेंशन कर रहे हो, ये कब से स्टार्ट माना जाता है? दिस टाइम पीरियड कमेंस, अनवी, यस बेटा, रिप्लाई करो। सेल्फ प्रोस्पेक्टस जब इशू करेंगे सर, फर्स्ट इशू से। फर्स्ट जब सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किए होंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो लिखो, दैट इज फ्रॉम द आईपीओ इन शॉर्ट, है ना? लिखो, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। नंबर 2, लिखो द टाइम पीरियड stated on shelf prospectus, लिखो, shall commence from, कब चालू होगा? From the date of first issue of prospectus। जब पहली बार तुमने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, उस दिन से ये टाइम पीरियड काउंट होना चालू हो जाता है। दैट मींस फाइलिंग ऑफ आरओसी, इन शॉर्ट वही था। नेक्स्ट लिखो। अच्छा बताना, शेल्फ वाले पार्ट में क्या दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट होती है? नो सर। नो। तो लिखो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट इशू any further prospectus for second or subsequent issue, subsequent offer। बेटे इसी सेकंड और सब्सिक्वेंट क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो एफपीओ। याद आ गया? ओ, याद आ गया? इसी सेकंड मेथड क्या बोलते हो? एफपीओ बोलते हो। कि जब तक ये टाइम पीरियड है, कौन सा? वो भी ड्यूरिंग
द टाइम स्टेटेड ऑन शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ओ अच्छा, ये बात है, हाँ क्लियर हो गया, आंसर मिल गया। दिस इज कॉल्ड एफपीओ वाला पार्ट, कि पहले बार के बाद में जितनी बार भी ऑफर दोगे आपको उस टाइम पीरियड जो लिखा हुआ है उसके दौरान दोबारा से शेल्फ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तभी तो नाम शेल्फ पड़ा, एक बार इश्यू किया काम बन गया, खत्म। यहां तक क्लियर है सबको? टेल मी टेल मी टेल मी द मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, क्लियर? नंबर 2, प्रोविजन में फाइलिंग वाला पार्ट, पहले फाइल करना पड़ेगा, परमिशन से भी देता है, उसके बाद वेल टाइम पीरियड 1 साल से ऊपर नहीं होगा, वो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा फर्स्ट इशू के बाद से, और रिक्वायरमेंट नहीं है उस दौरान किसी भी नए प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट इज अब बनाओ हेडिंग इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अभी तुम्हारे मन में ख्याल भी होगा जो आएगा, उसका रिप्लाई पहले कर रहा हूं मैं। सर आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस को नाम दे दिया इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, कैसे सर कैसे? क्यों शेल्फ प्रोस्पेक्टस मेमोरेंडम कहलाया, जबकि पार्ट अलग अलग है? आईएम अलग लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सेपरेट लिख रहे हैं, शेल्फ अलग लिखा, तो कैसे ये बन गया बताऊंगा। इस बात का रिप्लाई लास्ट में दूंगा, सुनते रहो अभी ध्यान से। तो लिखो बेटा, नोट करते हैं, लिखो प्रायर टू, ओ बाद में दो रिप्लाई, हाँ, प्रायर टू द सेकेंड और subsequent offer under shelf prospectus, because the company shall issue an information memorandum, कैसे? because within the specified time period, स्पेसिफाई वर्ड इसलिए आया क्योंकि आपको भाई हर कंपनी हो सकता है अपना टाइम अलग अलग रखे, तो टाइम गैप जरूरी नहीं कंपनी अलग रखे। पहले नहीं आया था ये डाउट, पर अब आया। हाँ कांट कह रहा है, हाँ बताओ, टीचर डाउट दे रहे तुमको, हाँ कि बेटा ये डाउट आएगा, बताओ। कह रहे हैं पहले डाउट नहीं था, डाउट आपने क्रिएट कर दिया, तभी तो मजा आएगा, रिप्लाई करूंगा इस बात का, ताकि बाद में जब बच्चे वीडियो रिकॉर्डिंग कोई देख रहा होगा उसे समझ में आएगा, अच्छा ये भी डाउट होता है क्या। यस, तो लिखो नेक्स्ट, इसमें लिखो, नोट करते रहो, लिखो, समझाऊंगा इसका मीनिंग, नोट करो, लिखो सच इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, such information memorandum shall contain all the material facts। और मटेरियल का मीनिंग तुमसे अच्छा कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा सर, कोई नहीं जानेगा, हम ही हैं सब। ऑल दी मटेरियल फैक्ट्स, लाइक कौन कौन सी बातें लिखो, लाइक नंबर 1 इज न्यू चेंजेस, न्यू चार्जेस लिखो, न्यू चार्जेस क्रिएटेड। नंबर 2, एनी चेंज मेड इन दी, या एनी चेंज इन दी फाइनेंशियल पोजीशन, मेड नहीं, सीधा लिखो। जरूरी है क्या कि कंपनी का हालत, फाइनेंशियल हालत हमेशा सेम ही रहेगी? नहीं ना, क्योंकि आपने तो सोचा कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दो और काम चलता रहेगा, नहीं ना, हो सकता है बीच में कंडीशन बिगड़ गई, तो क्या जितनी बार इशू करोगे ऑफर दोगे बताओगे नहीं कि क्या चेंजेस आए? बताएंगे सर, बताएंगे। नेक्स्ट लिखो, एनी चार्ज तो लिख लिया ना हमने, क्यों लिखा हमने, देखो एनी अदर चार्ज, हो सकता है लो ने कुछ नया चार्ज लगाया हो, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, नोट करो इसको। आकांक्षा, तो बेटा खुश,
फाइनेंशियल पोजीशंस की ही तो इंफॉर्मेशन देनी होती है। डन, नोट हो गया? अभी मैंने ये नहीं Yes, sir. समझा है। बोलो तू क्या बोल रहा है? डन सर। डन हो गया, चलो आगे लिखो, हेडिंग लिखो, सर बोलो। सर मतलब इनिशियली जो हम लोग सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उसमें ही स्टेट करते थे कि कब कब फर्दर ऑफर भी करेंगे, मतलब डेट्स वगैरह। ईशा साक्षात तुम्हारे सामने हूं, समझाऊं? चलो यस सर। लेट्स टॉक अबाउट दिस। ऐसे थोड़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, है ना? चलिए बात कर, सर अब पेपर खोल रहा हूँ, सर। आओ आओ आओ, सुनो 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 सुनो, बातें सुनो ध्यान से। लेट मी स्टार्ट करूं? लेट मी स्टार्ट। ओके सुनो गाइस, सुनो बात ध्यान से। ये वो प्रोस्पेक्टस है, ये वो प्रोस्पेक्टस है, सुनना ध्यान से। कैमरे की बैटरी जाएगी, सुनो ध्यान से। ईशा, सब बच्चे अब ध्यान से बात को सुनेंगे। मैं कंपनी हूं बेटा, मेरा नाम है कंपनी, ठीक है? मैं कंपनी हूं और मेरी कंपनी मतलब मैं चाहती हूं मार्केट में सिक्योरिटी इशू करना। मेरे पास में तरह तरह की सिक्योरिटीज हैं, शेयर हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं। और एज पर दी लॉ मुझे कहता है कि अगर आपको सिक्योरिटी इशू करनी है तो आप भी जानते हो पब्लिक को सिक्योरिटी इशू करनी है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। हाँ या ना? टेल मी, रिप्लाई करते रहो, हाँ या ना? टेल मी। यस सर। करना पड़ता है, यस सर। अब बताओ, प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो प्रोस्पेक्टस बनाऊंगा ना, पहले मैं बनाऊंगा। तो नॉर्मली कंपनी क्या करती होंगी भाई, एक बार में अगर सारी सिक्योरिटी इशू करनी है, एक बार में बनाया, सबमिट किया, काम खत्म। रिमेंबर, नॉर्मली ये होता है। लेकिन मेरी कंपनी कहती है ना, हम तो भैया एक बार में नहीं करेंगे। हम ना क्या करेंगे, पहले थोड़ी सिक्योरिटी इशू करेंगे, इतनी करेंगे 20%, फिर करेंगे 10%, फिर करेंगे 6%। हम पार्ट में करेंगे ताकि साल भर पैसा आता रहे सिक्योरिटी के नाम पर। देखो कितनी चालू है, समझ रहे हो? एक बार में इशू नहीं कर रही, पार्ट्स में इशू करना चाहती है। तो लो भी क्या बोला, बोला यहां पे आ, क्या पागल है क्या? बोला नहीं सर, क्यों? बोला जितनी बार सिक्योरिटी एज पर दी लॉ जितनी बार सिक्योरिटी इशू करनी होती है उतनी बार तुझे प्रोस्पेक्टस लगेगा। मैं बोला हाँ लगेगा। तो बोला इससे अच्छा एक काम करना, इसे तुझे पता है कि तुझे साल भर के अंदर, एक साल में तुझे 4 बार सिक्योरिटी इशू करनी है, ऑफर करनी है पब्लिक को, तो क्यों ना तू एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस बना ले, एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस बना ले जिसमें लिखा हो कि तू किस किस टाइम पीरियड के अंदर, कितने कितने गैप के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटी इशू करने वाला है। एक ही बार में बना दे, सिंगल स्लॉट के अंदर। मैं बोला अरे वाह कितना स्मार्ट, यस स्मार्ट दिमाग लगाया, वेरी गुड आकांक्षा, स्मार्ट। बोला बड़ी अच्छी बात है। तो बेटा मैंने प्रोस्पेक्टस की सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया और ये बना दिया मैंने पूरा क्या, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या बना दिया? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बोलो क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है? ओके। अब Yes, मैंने sir. बोला क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अब सुनते रहो देखते रहो। अब क्या करूं? मैं बोला कैसे करूं? बोला पहले चेक करो कि सेबी ने तुम्हें परमिशन दिया नहीं दी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की। मैं बोला ओ अच्छा, हाँ दे दी सर परमिशन। तो परमिशन मिल गई तो एक काम करो, रजिस्ट्रार के पास जाओ और अपना बनाया हुआ शेल्फ प्रोस्पेक्टस सबमिट कर दो। मैं बोला अच्छा ओके। तो बेटा पहली पहली मोहब्बत और पहला पहला इशू, रिमेंबर ये बात ऐसी एक सेम ही होती है। तो पहली बार जब मैं सिक्योरिटी इशू करने जा रहा था तो मैंने क्या किया, जाके ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को थमा दिया, लो भैया शेल्फ प्रोस्पेक्टस दे दिया। समझ में आया? ओके। फर्स्ट इशू के टाइम पर, तो फर्स्ट के टाइम पे क्या गया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस गया। लेकिन तो ने बोला एक बार इशू कर दिया, एक बार इशू, पहली बार में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नहीं आता। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम काम आता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट के बाद में। फर्स्ट टाइम में चला गया ना, तो इंफॉर्मेशन आरओसी को चाहिए थी, कंपनी को चाहिए, रिगार्डिंग चाहिए थी, वो मिल चुकी उसको, ऑब्वियस इसमें लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन। मैं बोला ठीक है भैया। बोला अब क्या करूं? बोला अब के, अब एग्जांपल मैं 2 महीने बाद वापस लौटा, सर हमने ना हमारे शेल्फ में लिखा हुआ था कि हमारी कंपनी 2 महीने बाद इशू करेगी। अब 2 महीने पूरे हो गए, हमें दोबारा से सिक्योरिटी पब्लिक को ऑफर करनी है। अब बताओ क्या करूंगा? अब लो बोलेगा क्या दोबारा बनाओ प्रोस्पेक्टस? टेल मी, क्या शायद प्रोस्पेक्टस सबमिट कर चुका हूं जिसमें लिखा हुआ है कि इस मंथ में करूंगा, दोबारा बनाऊं क्या? नो 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 सर, नहीं बनाओ। लेकिन लोग क्या बोलेगा, भाई एक बात बता, तेरा प्रोस्पेक्टस तैयार है, तूने सबमिट कर दिया,
तो लेकिन अगर तेरे पास किसी तरह का नया चेंजमेंट अगर हुआ कंपनी में उस टाइम पीरियड में, उस 2 महीने के अंदर, 3 महीने, जो भी गैप लेके चल रहा हूं, कि एग्जांपल तेरी कंपनी ने कोई नया चार्ज क्रिएट कर दिया, तो चार्ज वर्ड यूज कर रहा हूं कि पहले हम बोलते रहे भैया हम 2% लेंगे, 3%, जो भी चार्ज, कोई नया इंटरेस्ट रेट, कोई नया चेंजमेंट किया, तुम्हारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंजमेंट आया या कोई भी चेंज लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हो चुका है, तो बताओ, टेल मी, क्या उन नई बातों को मैं ऐड नहीं करूंगा? क्या बताऊंगा नहीं आरओसी को? टेल मी, बताऊंगा ना? हाँ बताऊंगा। तो कैसे बताऊंगा? क्या मैं बोलूं ला मेरा प्रोस्पेक्टस वापस से काटा पीटी करूंगा इसमें पहले वाले में? इज इट सो? नहीं। क्या करूंगा? एक नया पेपर, एक नया डॉक्यूमेंट रेडी करूंगा, उस डॉक्यूमेंट में वो सारी नई इंफॉर्मेशन लिखूंगा एंड दैट विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये रहा प्रोस्पेक्टस, ये रहा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। बोलो क्लियर हुआ? सर क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे सुनो, अभी खत्म नहीं हुई बात, आगे सुनो। अब क्या होगा, जितनी भी बार, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितनी भी बार एक साल के अंदर जितनी भी बार कंपनी को सिक्योरिटी इशू करनी होंगी, उतनी बार उसे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। उतनी बार ये तो बनेगा, और क्या करूंगा इसको, जितनी बार बनेगा उतनी बार ये उस शेल्फ प्रोस्पेक्टस की कॉपी के साथ में अटैच किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा नया वाला प्रोस्पेक्टस। कॉपी पहली वाली सेम, चेंजेस लगा दूंगा साथ में। चेंज मतलब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, पहले वाली कॉपी बदलनी नहीं है, वो सेम रहेगी, बस ऐड करता रहूंगा। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्या? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बोलो क्लियर हुआ? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सर हाँ बोल बेटा, अब बोल। आपने एक बात बोला था कि अगर कोई नया मतलब मटेरियल फैक्ट होगा या फिर कुछ, अगर कुछ चेंजमेंट आया होगा तभी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। तो अगर मेरे 2 महीने में कोई चेंज नहीं है तो क्या मैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नहीं मेंशन बनाऊंगा? करना नहीं आया, बताना तो पड़ेगा अतुलित। हम इंफॉर्मेशन फॉर्मल यस, बताना पड़ेगा, कोई चेंज हुआ ही नहीं, हाँ ठीक है, मतलब वो मैंडेटरी लगाना पड़ेगा। चेंज हुआ नहीं हुआ बताना पड़ेगा। टेल मी एक बात बता अतुलित, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तेरी फाइनेंशियल पोजीशन सेम थी? नहीं सर। पैसा आया था ना पहली बार में, सेम रहेगी कंडीशन तेरी? नहीं सर। नहीं ना? समझ में आया? हाँ सर। डन है? अब क्लियर मिला आंसर? यस सर। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पे। अभी समझ में भी आ गया, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा व्हाट इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्लियर हो गया? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है, जितनी बार इशू करोगे उतनी बार ऐड ऑन करो इसको, ऐड ऑन में ये इंफॉर्मेशन सबमिट की जाएंगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आता हूँ। सर इशू की लिमिट नहीं ना है सर? क्या बेटा? 1 साल के अंदर हम कितनी बार पैसे मतलब फर्दर इशू करवाएं, इसी का लिमिट नहीं है? एनी नंबर ऑफ टाइम, बट टाइम पीरियड है मैक्सिमम 1 साल। ठीक है सर। एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, अरे वाह बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलो आओ नेक्स्ट पे आते हैं। इसी में लिखो, खत्म नहीं हुआ, हेडिंग लिखो इंटीमेशन, हेडिंग लिखो इंटीमेशन टू द एप्लीकेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू विड्रॉ द एप्लीकेशन। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है? लिखते रहो, लिखते लिखते तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या लिखवा रहा हूं, नोट करो। पता नहीं, पता, मस्त क्लियर हुआ। अच्छा चलो नेक्स्ट पे आते हैं, आओ। अब मैं पूछता हूं कुछ बातें, पहले पूछता हूं, ठीक है, फिर लिखते हैं, इसको नोट करते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी, मैं पूछता रहूंगा, एक बार मैं भी पानी पीता हूं पहले। एक बात का रिप्लाई कर रहा हूं, सब सुनते रहो अभी ध्यान से, ठीक है? एक छोटी सी बात का रिप्लाई करो मुझे। हाँ जी, एक बात का रिप्लाई करो। अगर कंपनी ने किसी एप्लीकेंट से, सुनना जो बोलने वाला हूं, आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है। हाँ से क्लियर है? कैन यू प्लीज टेल मी, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के इश्यू करने से पहले, मतलब हमारी कंपनी सेकेंड या थर्ड टाइम दोबारा से सिक्योरिटी इशू कर रही थी, जिसके लिए हमारी कंपनी पहले से एक शेल्फ प्रोस्पेक्ट इशू कर चुकी थी। अब हमारी कंपनी के पास में बिफोर द इशू ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हमारी कंपनी के पास किसी एप्लीकेंट से पैसा आ गया,
एडवांस में आ गया। इफ एनी एडवांस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड, जबकि नया आईएम इंफॉर्मेशन हमने सबमिट भी नहीं कर रखा, टेल मी, क्या यहां पर कंपनी की ड्यूटी नहीं बनती क्या कि वो सामने जिससे एप्लीकेंट से एडवांस पैसा आ गया उसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की कॉपी प्रोवाइड कराए? हाँ या ना? यस सर। बनती है यस। और अगर मान लो वो हमारी नई फाइनेंशियल पोजीशन देख के घबरा जाता है, बोलता नहीं नहीं मुझे तो कंपनी पैसा लगाना ही नहीं था, मैंने तो पिछली वाली कंडीशन देख के लगाया था, तो क्या उसे उसकी एप्लीकेशन को विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, नहीं देना चाहिए? टेल मी, ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? जी सर, मिलेगा। दिया जाएगा। वही ये प्रोविजन है, ठीक है। दो बातें लिखी हैं यहाँ पे, रीड कर लो। तो फर्स्ट वर्ड इज इंटीमेशन देना, दैट इज नोटिस देना, एंड ऑप्शन देना विड्रॉ करने को लेके। तो लिखो जो बोला हमने, मिलना चाहिए, हाँ हम उसे उसका हक दिलवा के रहेंगे। वेरी गुड बेटा, शाबाश, नोट करो, लिखो इफ एनी एडवांस अमाउंट, if any advance amount on application has been received by any applicant, मुद्दा ये नहीं कि पैसा आ गया, मुद्दा ये है बिफोर द इश्यू ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और याद रखना, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की बात कहीं आ रही है, इसका मतलब सेकंड या थर्ड टाइम में ही, फर्स्ट टाइम के बाद ही ऑफर की बात कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सिर्फ और सिर्फ शेयर प्रोस्पेक्टस में होता है और कहीं नहीं होता। तो क्या होगा उस केस में? दो बातें लिखते हैं। पहली बात क्या भाई, उसको इंटीमेशन दो, तो लिखो द कंपनी शैल इंटीमेट the applicant about such changes, और ये अतुलित तेरे लिए वर्ड लिख रहा हूं, इफ एनी चेंज हो गया तो उसे बता दो बेटा, ठीक है। दूसरा, द कंपनी, लिखो दूसरा, लिखो इफ द पर्सन after knowing the changes wants to withdraw, अगर वो विड्रॉ करना चाहता है his or her application, क्या करना पड़ेगा? then the company, ये प्रोविजन है, कंपनी देना पड़ेगा, then the company shall refund the amount to such applicant within 15 days, 15 दिनों के अंदर उसका पैसा वापस कर दो भैया। समझ में आया? ये था प्रोविजन। सर, हाँ बोल बेटा। वो जिसने एडवांस में दिया है ना, वो पिछले मतलब प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस देते समय दिया हुआ आदमी भी हो सकता है ना, या नया आदमी भी, मतलब भी, उनका कोई भी प्रीवियस भी और नया भी हो सकता है, दोनों हो सकता है बेटा। ओके, ठीक है, प्रीवियस भी हो सकता है और नया भी हो सकता है, ठीक है। नहीं समझ में आया? यस सर, यस। ऑब्वियस, तो सिंपल सी बात ना भाई, चेंज तो बाद में आ रहे हैं ना सामने, पहले थोड़ी आई चेंज सामने। तो नए के लिए भी वही बात है, पुराने के लिए वही बात है। इज इट क्लियर? यहां तो कोई डाउट है किसी को? नो सर, क्लियर। क्लियर है? अच्छा, एक बात का रिप्लाई कि क्यों इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बाद में शायद प्रोस्पेक्टस ही कह रहा था, क्योंकि सिंपल सी बात सोचो ना ध्यान से, तुमने जिसको ऐड किया था, अटैच किया था बाद में, एक्चुअली ये तो पहले वाला ही था ना। सोचो ध्यान से, ये तो पहले से सबमिट था, आपकी कंपनी ने इसे चेंज तो नहीं किया,
चेंज किया था IM वाला पार्ट, है ना? तो एक्चुअली जितनी बार बदल रहा है वो क्या बदल रहा है? ओनली IM, और उसे भी अटैच कर रहे हो किसर, अटैच कर रहे हो किसर में, अटैच कर रहे हो आप पहले वाले शेल प्रोस्पेक्टस के साथ में। तो प्रैक्टिकली आपका नया शेल प्रोस्पेक्टस क्या हुआ? वो दोनों को मिलाकर। ऑब्वियस, क्लियर हो गया? यस सर, प्लीज क्लास के बाद। ओके हाँ कांशा कर दूंगा बेटा, शेयर कर दूंगा, डोंट चले। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, ओके ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। एक नोट लिखो बेटा, नोट है लास्ट किसका? शेयर प्रोस्पेक्टस का। देखो ऑन एवरी टाइम आफ्टर द फर्स्ट इश्यू, on every time after the first issue under the shelf prospectus, under the shelf prospectus, देखो information memorandum, attached with the shelf prospectus and filed मतलब submitted to the ROC. Hence, case of second or subsequent issue such information memorandum shall be treated as shell prospectus. बोलो बेटा, समझ में आया? खत्म। पीछे वाला स्लाइड दिखा दो। मिस्टर माही आ गई तुम? माही, यस सर, सॉरी। सब्सिक्वेंट के बाद क्या लिखा होता है कौन सा बेटा? इसके आगे? सब्सिक्वेंट इशू किसमें किसमें किसमें? attached with the share prospectus and filed to the ROC, and in case of second or subsequent issue, information memorandum shall be treated as share prospectus. चेंज तो एक्चुअली वही हुआ ना। क्लियर? हाई डन बेटा? यस सर। डन 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 डन। ओके चले आगे। डन सर, ओके थैंक यू। आओ नेक्स्ट पे आते हैं। हेडिंग बनाओ, लिखो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट सेक्शन बोलो। 32 सर। नाइस, सेक्शन नंबर 32। एक्चुअली ये प्रोस्पेक्टस नहीं, मजाक है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेन था शेल्फ। रेड हेरिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट रेड हेरिंग में कुछ बातें हैं एक्चुअली। अच्छा माही पीछे दिखाऊं? ले बेटा, देख ले बेटा, ये वाला, इससे पीछे वाला माही, चलो नोट कर लो। डन? यस सर। लिखो, नोट करो, लिखते रहो। लिखो ए प्रोस्पेक्टस which does not include a prospectus which does not include the complete particulars of the quantity and the price of the securities। सिक्योरिटीज के कंप्लीट प्राइसेस और क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है। नॉर्मली आपके पास में
सिर्फ बता देगा सिक्योरिटी कौन सी है, कितने प्राइस की है, कितने अमाउंट की है, दैट्स इट। डिटेल सेग्रीगेशन नहीं देगा उसके बारे में। इसी में लिखो, हेडिंग लिखो, लिखो प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अब इसमें क्या होगा, बहुत बेसिक बात है, लिखो, नोट करो इसको। पहला वर्ड लिखो, द कंपनी में इश्यू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। क्योंकि इसमें आपको कंपनी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि शेल्फ में रिक्वायर्ड होता है। नंबर 2 लिखो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बताओ आरओसी को सबमिट करोगे नहीं करोगे? करेंगे सर। करना पड़ेगा। करेंगे, तो लिखो शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। The word is at least 3 days before. At least 3 days before the issue of securities. ये फायदा है इसमें, 3 दिन पहले भी करोगे काम चलेगा। नोट कीजिए। नोट हो गया? सर कंपनी एक साथ दोनों इशू कर सकती है? कैसे? कंपनी मतलब सेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दोनों इशू कर सकती है हाँ कर सकती है बेटा, एक साथ? एक साथ बोले तो मतलब आज मैंने जैसे सर प्रोस्पेक्टस इशू किया, ठीक है, और 1 महीने बाद मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना सोच वो चाह रहा क्यों हूँ। करेगी, पागल है हरप्रीत? कंपनी सोच के देख, जब कंपनी के पास ऑप्शन था शेल्फ इशू करने का, तो वो रेड हेरिंग के चक्कर में क्यों पड़ेगी? अब पहले रेड हेरिंग कर दिया, हाँ अब उसको अब पहले रेड हेरिंग कर दिया, ठीक है, अब उसका सेबी में सर वो रजिस्टर हो गया है, अब वो चाहता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना। हाँ कर सकती है, यस। आकांक्षा चार्ज लगा दिया बेटा मैंने कैमरा। सर हाँ बोल 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 बोल। सर अगर सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया है, उसमें डेट स्टेट नहीं किया है, मतलब मंथ वगैरह नहीं बताया, मतलब इमीडिएटली उन लोगों को सिक्योरिटीज चाहिए होगा, तो उस वक्त रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कर इशू कर सकती सकती है। है ईशा, लेकिन बात सुनो ध्यान से बेटा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में डेट मेंशन करनी मैंडेटरी होती है बेटा। कब करोगे? सिक्योरिटीज कंपनी कब करना चाहती है इशू, बताना पड़ता है उसको। सर और मान लीजिए वो डेट मेंशन नहीं था, उन लोग को पहले ही जरूरत पड़ गई, तो रेड हियरिंग हाँ कर सकती है, यस। रेड हेरिंग एक सेपरेट प्रोस्पेक्टस है बेटा, रिमेंबर? ओके सर। ठीक है, ओके। एक सिंगल प्रोस्पेक्टस अमाउंट लेने के लिए, दैट्स इट। यहाँ पे शेल्फ नहीं बनता, डेट के कॉमन गैप नहीं बनेंगे यहाँ पे। स्टेट इशू किया, पैसा मिल गया, दैट्स इट। वो फंडा सिंगल टाइम खेलने के लिए। नेक्स्ट पे आओ, बी के बाद सी लिखो। क्लियर है ईशा? यस सर। ठीक है, थर्ड लिखो, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ ऑफर, आफ्टर द, लिखते रहो समझाऊंगा, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ ऑफर फॉर सिक्योरिटी। जैसे ही आप सिक्योरिटीज की ऑफर को क्लोज करते हो कि भैया बस और नहीं, तो आपकी इसकी इंफॉर्मेशन किसी और को देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ती है? आइडिया लगाओ। आरओसी को बता चुके हो, आप किसको बताओगे? टेल मी। वेरी गुड अनुतेज, सेबी, एग्जैक्टली। लिखो, द प्रोस्पेक्टस shall be filed with सेबी। सेबी को जाके बताओ, देख भाई काम हो गया। ई लिखो, देखो एनी वेरिएशन, आपने भी पढ़ा हुआ है वेरिएशन वाला, कि किसी भी टाइप का चेंज अगर प्रोस्पेक्टस में होता है तो एनी वेरिएशन इन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस
any variation in red herring prospectus so shall be highlighted कैसे, टॉपिक का नाम लिख के, क्या, वेरिएशन इन प्रोस्पेक्टस। अगर चेंजेस किए हैं तो बताओ, इंफॉर्मेशन दो। ई लिखो, द प्रोस्पेक्टस शैल स्टेट, क्या क्या लिखा जाता है इसमें, लिखो, नोट करो। शैल स्टेट, फर्स्ट लिखो, बताओ भैया टोटल पैसा कितना, द टोटल कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी, कितना कंपनी रेज करना चाहती है, इंक्लूडिंग द इक्विटी और प्रेफरेंस, इक्विटी, प्रेफरेंस या डेट, डेट इज डिबेंचर्स वगैरह, लोन अमाउंट्स। नंबर टू क्लोजिंग प्राइस क्या रहेगा सिक्योरिटी का, कितने से ओपन करा और कितने में खत्म करोगे। इसके अलावा एनी अदर डिटेल्स रिक्वायर्ड इन प्रोस्पेक्टस, कोई भी और अदर इंफॉर्मेशन वो बताना पड़ेगा। सर बोल। सर ये अभी जो शार्क टैंक आया था सर, क्या था? शार्क टैंक आया था सर, शार्क टैंक, हाँ वो सर ओरिजिनल था ना एग्जैक्टली सर? तो तो उसमें जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे या फिर जो इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता था, हाँ। उस समय भी प्रोस्पेक्टस इशू होता होगा? नहीं बेटा, दे सुन ध्यान से, वो जो डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं ना, वो प्रोस्पेक्टस ही कहलाता है फिर उनका। अतुलित, तो वो जो वो Yes. लास्ट वाले पार्ट में अतुलित, जो आपने दो लिखा चीजें था, समझना बेटा, एक फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, इस पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस है, फर्क होता है। ओके, आप फंडिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टू डिफरेंट वर्ड्स, समझ रहे हैं? तो जब इन्वेस्टमेंट देते हो वहां पर, तो इन्वेस्टमेंट केस में सामने वाले पर्सन से डॉक्यूमेंट लिया जाता है कि वो अपनी सिक्योरिटी इशू कर रहा है, ये राइट रहेंगे, रोल रहेंगे, वो क्या होता है, दैट डॉक्यूमेंट विल बी टर्म्ड एज प्रोस्पेक्टस। अतुलित, क्लियर? सर तो वहां पे क्या, वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था, फंडिंग नहीं हो रही थी? नहीं, बात वही थी, समझ ध्यान से, वो लोग इक्विटी मांग रहे हैं ना, हाँ, इन्वेस्टमेंट, ओके, समझ में आया? कल को डूब गया था पैसा, Yes, डूब sir. गया तो डूब गया, इन्वेस्ट किया था भाई, समझे? जी सर। अच्छा, सर मुझे एक डाउट था सर। बोल नीत बेटा, एक मिनट में कैमरे का चेक करता हूँ, थोड़ी सी बैटरी इसकी आ रही है तो चालू कर लेता हूँ, एक मिनट रुकना खाली, वेट। विजिबल? यस सर, वेलकम बैक। ओके, चलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहा नीत, बोल। ये सर कंपनी अगर सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसके पीछे मतलब उसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन अब रेड हेरिंग करती है तो उसमें क्लियरली बताया कि क्वांटिटी प्राइस का एक्चुअली क्लियरली स्पेसिफाई नहीं होता है। डिटेल तो अगर सेग्रीगेशन, कोई भी डिटेल नहीं होता है तो कोई भी कंपनी अगर करती भी है तो उसके पीछे इंटेंशन क्या होता है सर? मतलब देख सुन, मेनली याद कर नीत, बात पर सर, ये सर बहुत टाइम बाद देखा आप, अरे कांचा कैसे बात कर रही है, नहीं देख, बात सुन बेटा ध्यान से, सब सुनो ध्यान से बात को। जनरल एक बात बता कि आपने अभी कुछ टाइम पहले एक पार्ट पढ़ा था, रूल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, द लीगल रूल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि अगर मान लो प्रोस्पेक्टस इशू करना है, वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। द मैटर्स स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, डिटेल इंफॉर्मेशन अलोंग विद द बैलेंस शीट पार्ट, आपकी कैश फ्लो कितना है, फंड फ्लो कितनी अमाउंट है, पीएनएल कितना है, ये सब लगाना पड़ता था। नाउ प्लीज टेल मी, ये बात थी तब जब कंपनी एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है। इवन सुन ध्यान से, ये सारी रिक्वायरमेंट रेड हेरिंग में भी आती है, नहीं सुनना ध्यान से, सब सुनना, ये सारी रिक्वायरमेंट रेड हेरिंग में भी आती है। यहां बस एक चेंज, क्या वो चेंज ये है
कि यहाँ प्राइस और क्वांटिटी को लेके सेग्रीगेशन नहीं होता। सर मतलब एग्जांपल के लिए आप शेयर इशू कर रहे हो तो कितना परसेंट कन्वर्टेबल है, कितना परसेंट नॉन कन्वर्टेबल है, कितना परसेंट पार्ट प्रेफरेंस का है, कितना परसेंट इक्विटी का है, उसकी क्लासेस को मेंशन नहीं करते हो। आप सिंपली बोलने वाले होते हो कि भैया 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं। एग्जांपल चेक करना, आप लोग अपने अकाउंट्स में क्वेश्चन पढ़ते हो ना, याद करो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ये लिखा मिलता है कंपनी इज इशूइंग 10 लाख शेयर ऑफ दिस अमाउंट, रिमेंबर, ऑफ ₹100 ईच, रिमेंबर। वहां ये मेंशन नहीं होता 10 लाख में से इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, बाकी का कौन सा लिखा होता है क्या? टेल मी, नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली अगर कंपनी सेग्रीगेशन देती है तो उस पार्ट में क्या हो गया सर? अगर सेग्रीगेशन नहीं दिया इट मींस कंपनी इज गोइंग टू इशू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जहां पर कंपनी चाहती है कि भैया मैं पब्लिक को ना बताऊं कि मेरे पास में कौन कौन सी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज मैं इशू करने वाली हूं। वो कह रही है मैं तो बस शेयर इशू कर रही हूं, अपने आप देख लो खरीदना नहीं खरीदना तुम लोगों ने। क्लियर हो गया? समझ में आया नहीं? तो उस पर्पज में क्या करोगे, जब कंपनी कुछ इंफॉर्मेशन को अपने पास तक रख रही है, डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही प्राइस और क्वांटिटी को लेके, कितने रुपए कितने शेयर बेचेंगे, रिमेंबर कौन सा वाला शेयर आपको मिलेगा, उस पार्ट में वो प्रेफर करती किसको? रेड हेरिंग को। इज इट क्लियर? गॉट योर आंसर? चलो आते हैं, फिनिश करते हैं, टाइम कम है, समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों को। पॉइंट क्या है? रेड हेरिंग का मतलब एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती प्राइस क्वालिटी को लेके। दूसरी बात, ये प्रोस्पेक्टस सिक्योरिटी इशू करने से पहले इशू करना पड़ता है, ऑब्वियस बात है, लेकिन कितना? एटलीस्ट 3 डेज, 3 दिन पहले सिक्योरिटी इशू करनी है, उसे 3 दिन पहले तक इशू कर दो इस प्रोस्पेक्टस को। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा भाई? क्लोजिंग ऑफ सिक्योरिटीज अगर कर रहे हो तो आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा। अगर क्लोज कर दिया आपने कि भैया हम आगे और नहीं लेने वाले, इतना पार्ट होने वाला है, प्रोस्पेक्टस फिनिश होने वाली है, इट मींस इसको बोलते हैं सबमिट करने के बाद से, उसके बाद से आपको उसे सेबी को भी सबमिट करना होता है, उसकी फाइल की कॉपी भेजनी पड़ती है। नेक्स्ट पे आता हूं, अगर आप इस प्रोस्पेक्टस किसी तरह का वेरिएशन करते हो तो वेरिएशन भी मेंशन किया जाना चाहिए, उसे हाईलाइट करना पड़ेगा कि यस हमने इन पार्ट्स को बाद में चेंज किया था। लास्ट इज, इसमें क्या क्या आता है? कितनी कैपिटल रेज कर रहे हो बताना पड़ता है, क्लोजिंग प्राइस क्या रहेगा, और उसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट जो लो के अकॉर्डिंग है, सेबी के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब की जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन भी सबमिट की जाएंगी। दैट्स इट। क्लियर हुआ? थोड़ा स्पीडली बोला मैंने क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था क्लास का हमारा, इसलिए जल्दी बताओ। Yes. डन? दोबारा सुन लो। हाँ बोल बेटा। क्या क्या बोला सर? कुछ सुनाई नहीं दिया, अब बोलिए फिर से। ये समझ में आया? हाँ ये समझ में आया। ठीक है, एक हेडिंग लिखो लास्ट। मैं थोड़ा स्पीडली बोल गया था इसलिए। तो एक बात सीखो ध्यान से, नॉर्मली जान लो, ज्यादा डिटेल में नहीं है इसमें बातें। रेड हेरिंग के अंदर क्या पार्ट आता है? रेड हेरिंग के अंदर आप प्राइस और क्वांटिटी की डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, कम से कम 3 दिन पहले आपको ये प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होता है। तीसरी बात, सेबी को भी इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आरओसी को भी सबमिट किया जाता है। नेक्स्ट, किसी भी तरह के वेरिएशन को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, हेडिंग बना के, कॉलम बना के, वेरिएशन इन प्रोस्पेक्टस, जो आप पढ़ चुके हो सेक्शन। इस प्रोस्पेक्टस में बाकी प्रोस्पेक्टस की तरह ही सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है, कितना पैसा चाहिए, क्या क्लोजिंग अमाउंट रहेगी, या बाकी ऑल अदर रिक्वायरमेंट, दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट की ओपिनियन है, वो सब इसमें आता है। जो सारी बातें आपने प्रोस्पेक्टस में पढ़ी हैं वो सारी रिक्वायरमेंट रेड हेरिंग में भी चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट बात कौन सी? ये प्रोस्पेक्टस भी बाकी प्रोस्पेक्टस की तरह वही सेम लीगल ऑब्लिगेशन कंटेन करता है। दैट्स इट। क्लियर हुआ ये बात? याद रहेगी ये बातें? यस सर। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट और लिख लो फिर फिनिश चैप्टर। चैप्टर खत्म, लिखो एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। अच्छा, वो नया प्रोस्पेक्टस ही? हाँ, एक्चुअली एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस को डिटेल फॉर्मेट नहीं है, शॉर्ट में लिख लो ए प्रोस्पेक्टस, ए डॉक्यूमेंट, which is issued by the company to provide a brief information, brief शॉर्ट के अंदर कि ये कंपनी नॉर्मली, चेक करो, नॉर्मली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ओएफएस के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं वो यही वाला करते हैं बेटा, ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन
कौन सा लिखो? कंटेन द प्रोविजन, कंटेन द प्रोविजन ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब यहां पर डिटेल कोई भी नहीं होगी, शॉर्ट में एक ब्रीफिंग देने वाले हो, ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने वाले हो, एक स्टेटमेंट दे रहे हो किसी को, एक नोटिस पकड़ा रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज प्रोस्पेक्टस। वो भी प्रोस्पेक्टस ही कहलाता है। एंड लिख लो, एंड सच स्टेटमेंट कंटेन्स, shall contain the same obligation, the same legal obligation of all of any other prospectus। जैसे बाकी प्रोस्पेक्टस होते हैं वैसे ही प्रोविजन तो लीगल ऑब्लिगेशन तो सेम ही बनती है, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहां पर आप ना तो किसी भी चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। देखो कहानी चेक करो, शेल्फ में सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, रेड हेरिंग में बाकी इंफॉर्मेशन सारी दे रहे हो डिटेल के अंदर, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी को लेकर नहीं दे रहे। और एब्रिज्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल में है ही नहीं। क्लियर है? इसको नाम दिया गया एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। नॉर्मली एक सिंपल डॉक्यूमेंट, एक सिंपल नोटिस विल बी टर्म्ड एज एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस एंड दैट्स इट। समझ में आया? एंड चैप्टर इज ओवर। क्लियर? तो बेटे इसका कोई सेक्शन है? हाँ बेटा, इसका कोई सेक्शन है क्या? एक्सेप्शन बोले तो सेक्शन है क्या सर इसका? जैसे नहीं, उसका mention करो। 31 पार्ट 2 में आएगा ये, इसकी डेफिनेशन अलग से। ठीक है सर, खत्म? बताइए सर। बधाई हो बेटा, बधाई हो। लड्डू बांट दो बेटा, जितने मिठाइयां लोगों पिज्जा खिला दो। चैप्टर 3 इज ओवर। आकांक्षा, यस बेटा, कुछ चैप्टर हमारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। यस कल से सर, हाँ, बोल बोल बोल। कल से चैप्टर 4 यस, चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे कल से हम। तो और बड़ा है सर। वो जरा बड़ा है, सबसे बड़ा वही है तुम्हारा। उसके बाद में जो नंबर आएंगे फिर जाएंगे छोटू छोटू चैप्टर्स, फटाफट खत्म हो जाएंगे हमारे पास। सर कल की टाइमिंग क्या रही क्लास की? विल इन्फॉर्म यू बेटा। आकांक्षा, पॉसिबिलिटी अपनी क्लास का टाइम बढ़ा देंगे अपने पास में हम लोग, तो ऑटोमेटिक चैप्टर छोटा हो जाएगा हमारे पास में। टाइम बढ़ाएंगे, चैप्टर छोटा हो जाएगा, ऑब्वियस। ऑफ एनी Yes, अदर sir. प्रोस्पेक्टस बेटा, जैसे बाकी Sir, main प्रोस्पेक्टस होते हैं। क्या हो बोल? सर मेन प्रॉब्लम क्या है ना सर कि अभी जैसे क्लासेस उतनी स्पीड में। See you in the next class। Yes, मिलते sir. नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। यू टेक केयर सर। प्लीज आज की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा, स्टार्टिंग से मिस हो गया था थोड़ा। ओके तुषार, ओके तुषार, नेट की वजह से। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय। सर ग्रुप Bye, पे sir. सेंड कर देना, मेरा भी मिस हो गया था। क्या बेटा आकांक्षा? हाँ, मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी बेटा, शेयर कर दूंगा। ओके, जीएसटी सर। जीएसटी बेटा, जीएसटी। गुड नाइट स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।